हेलो गाइज, ब्रह्मास्त्र सीरीज की इस दूसरी श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज की हर श्रृंखला में हम आपको इतिहास से संबंधित टॉप 20 प्रश्न करवाते हैं जिनकी परीक्षा में आने की 100% संभावना रहती है। तो इस सीरीज के माध्यम से आप अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। तो आज की सीरीज के हमारे जो टॉप 20 प्रश्न हैं, चलते हैं उनकी तरफ चलने से पहले हमने पिछली सीरीज में आपको एक टारगेट क्वेश्चन दिया था आपके लिए कि इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमने ये भी कहा था कि इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो हम अगली सीरीज में करवाएंगे। तो हमारी जो पिछली सीरीज के टारगेट क्वेश्चन था आपके लिए, उसका जो सही आंसर है उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, प्रश्न था हमारा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने आपके लिए टारगेट क्वेश्चन दिया था कमेंट में बताने के लिए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहदा नाला, इलाहाबाद से। यानी इलाहाबाद के लोहदा नाला नामक स्थान से विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो अन्य 3 ऑप्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चौपानी मांडो से क्या हुआ था। चौपानी मांडो के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि चौपानी मांडो से संसार के सबसे प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त हुए थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संसार के सबसे प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चौपानी मांडो से हुए थे। बुर्जहोम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान से गर्त आवास यानी गड्ढों में घरों के साक्ष्य पाए गए, तो बुर्जहोम से पाए गए, जो कहाँ पे अवस्थित है, कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा बुर्जहोम से क्या है, मानव के शव के साथ में कुत्ते के शव भी पाए गए थे, यानी मानव के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी पाए गए थे बुर्जहोम से। और अगला है हमारा मदहदा प्रतापगढ़। देखिए यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए थे। इसके अलावा समाधियों में, मानव समाधि के साथ में, यानी मानवों के शवों के साथ में जो मानव शव थे समाधियों में, वो क्या थे, आभूषण युक्त थे। यहाँ से जो जितने भी मानव के कंकाल मिले हैं वो आभूषण युक्त मिले हैं मदहदा प्रतापगढ़ से। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी, और इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो है लोहदा नाला। तो आज की सीरीज के चलते हैं टॉप 20 प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार की तुलना पुष्कर और कमलताल से किसने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डीडी कौशाम्बी। ठीक है, डीडी कौशाम्बी ने मोहनजोदड़ो से जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुए थे, इनकी तुलना पुष्कर और कमलताल से की है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी बृहद स्नानागार को कभी कभी ग्रेट बाथ नाम दे के पूछ लेता है कि किस स्थल से ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो इसकी तुलना पुष्कर और कमलताल से की थी डीडी कौशाम्बी ने। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि सर जॉन मार्शल ने इसे कॉलेजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया था। तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक इमारत भी कही थी इसको। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज़ याद रखनी है कि आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने इस बृहद स्नानागार की क्या की थी, खोज की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी रहती है इस प्रश्न की कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस यानी हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ था, उसके लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, उत्तर आपने सोच भी लिया होगा, तो इसका उत्तर है रामप्रसाद चंदा ने। यानी सबसे पहले आर्यों के आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना था रामप्रसाद चंदा ने, यानी आर.पी. चंदा ने। इसके बाद में गार्डन चाइल्ड ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। गार्डन चाइल्ड ने भी कहा था कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था, और इन दोनों के कथनों का जो समर्थन किया था मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने भी किया था। तो यानी कुल मिला के इन चारों ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था और समर्थन किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने, तो सर्वप्रथम आर.पी. चंदा ने ये मत दिया था। इसके बाद में गार्डन चाइल्ड ने, और उसके बाद में मार्टिमर व्हीलर, उसके बाद में स्टुअर्ट पिगट महोदय। ठीक है, इन चारों ने ये दिया था, सबसे पहले दिया था आर.पी. चंदा ने। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि इन चारों में से ना देके केवल मार्टिन मिलर व्हीलर को दे देगा और पूछ लेगा ऑप्शन में कि कौन सा आर्य आक्रमण के सिद्धांत के लिए उत्तरदायी था, यानी किसने आर्य का आक्रमण सिद्धांत माना,
हड़प्पा के विनाश के लिए उत्तरदायी माना तो मार्टिमर व्हीलर दे दे ऑप्शन में, इन तीनों में से कोई ना दे तो भी आपको उस समय मार्टिमर व्हीलर भर देना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सैंदव स्थल से साइन बोर्ड यानी सूचना पट्ट का मॉडल मिला। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है धौलावीरा। ठीक है, क्या है, धौलावीरा से साइन बोर्ड यानी सूचना पट्ट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से याद रखना धौलावीरा के बारे में, धौलावीरा की एक विशेषता और पूछी जाती है कि धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जो 2 भागों में विभक्त ना होकर 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से उच्च शहर, निम्न शहर और मध्य शहर के अस्तित्व पाए गए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा के किस स्थल से मध्य शहर के अस्तित्व पाए गए थे। धौलावीरा से पाए गए थे। धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। साइन बोर्ड मतलब सूचना पट्ट का साक्ष्य, और सूचना पट्ट में भी कितने अक्षर थे, 10 अक्षर थे, और ये लकड़ी के बोर्ड पर बना हुआ था। अक्षर थे वो गड्ढे में खुदे हुए थे और उनमें चूना भरा हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्थान के मध्य पाषाणिक स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेरी स्थल कहा जाता है। टेरी स्थल का मतलब होता है राख के टीले। क्या होता है, राख के टीले वाले स्थल। तो तमिलनाडु से प्राप्त जो नव पाषाणिक स्थल थे उनको टेरी स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर है छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है। अब देखिए छंदोग्य उपनिषद क्या है कि सबसे प्राचीन उपनिषद है, पहली विशेषता इसकी याद रखनी है। कृष्ण का उल्लेख करने वाला सर्वप्रथम उपनिषद है। इसके अलावा इसमें आरूढ़ी श्वेत केतु सब विख्यात संवाद मिलता है। इसके अलावा इसमें सत्यकाम जवाली की कथा का उल्लेख भी मिलता है। ये 4-5 पॉइंट आपको छंदोग्य उपनिषद से संबंधित याद रखने हैं। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है, विख्यात है ये भी। और एक है हमारा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद में इसको वैदिक काल की सबसे बड़ी कृति माना जाता है, सबसे विशाल रचना माना जाता है शतपथ ब्राह्मण को। शतपथ ब्राह्मण में विधेय माधव की कथा का उल्लेख मिलता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार निम्न में से कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी ऋग्वेद के क्या हैं, प्राचीनतम भाष्यकार हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। ऋग्वेद की नदी स्थिति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। देखो वैदिक नदी सरस्वती ऋग्वेद की क्या थी, सबसे पवित्रतम नदी थी। सबसे इसको देवी तमा, मातृतमा, नदी तमा भी कहा गया था सरस्वती नदी को, और सबसे पवित्र नदी थी ये ऋग्वेदिक काल की। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सरस्वती नदी थी वो किन 2 नदियों के बीच में बहती थी, उसका उल्लेख नदी सूक्त में भी मिलता है। तो कौन सी 2 नदियां हैं जिनके बीच में सरस्वती नदी बहती थी। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है यमुना और सतुद्री। यानी सतुद्री का मतलब होता है सतलज, यानी यमुना और सतलज नदी के बीच में सरस्वती नदी का क्या था, बहाव था। ठीक है, बहाव क्षेत्र था। ऐसा वर्णन कहाँ पे दिया गया है, नदी स्तुति सूक्त में दिया गया है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इस नदी सूक्त के में जो जिस पहली नदी का एक टोटल 21 नदियों का उल्लेख है। सबसे पहले जिस नदी का उल्लेख है वो गंगा नदी है, और 21वें नंबर पे जिस नदी का उल्लेख है वो गोमती नदी है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और सरस्वती नदी का उल्लेख यमुना और सतलज नदियों के बीच में इसने बताया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंध रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी आता है कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 12 सेंटीमीटर लंबी थी ये, और ये नग्न अवस्था में थी, ये भी बात आपको पता होगी। इसने दाएं हाथ में 4 चूड़ियाँ और बाएं हाथ में 24 चूड़ियाँ पहन रखी थी, ये बात भी इसके बारे में फेमस है।
तो ये पूछा गया है कि ये किस प्रजाति से संबंध रखती थी। तो देखिए हमारे हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन से 4 प्रजातियों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, और चारों प्रजातियां ऑप्शन में आपको दी गई हैं। तो इनमें से इन चारों प्रजातियों में से किस प्रजाति से संबंध रखती थी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, यानी इसकी जो नैन नक्श हैं वो किस प्रजाति से संबंध रखते थे, ये यहाँ पे पूरी बात है इसकी निचोड़। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से कांस्य नर्तकी की मूर्ति संबंध रखती है, यानी ये इस प्रजाति की थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से आपको एक पुजारी की प्रस्तर प्रतिमा भी मिली थी, और वह पुजारी की जो प्रस्तर प्रतिमा थी वो मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखती थी। किसे रखती थी? मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखती थी। इसके अलावा देखो भूमध्य सागरीय, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में यानी सेंदर सभ्यता में सबसे ज़्यादा मानव कंकाल किस प्रजाति के मिले, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के मिले थे। ठीक है, ये बात याद रखना है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कश्मीर से मिली थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना भी रखता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम चावलों यानी धान के साक्ष्य किस प्रजाति के हैं। यानी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल यानी धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कोल्डी हवा से मिले थे, जो कहाँ पे था, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में अवस्थित था कोल्डी हवा, और उस स्थान से भारतीय उपमहाद्वीप में क्या मिले, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो चावल के साक्ष्य किस प्रजाति के थे। ठीक है, यानी किस किस्म की थे, उसकी किस्म क्या थी। ठीक है, तो किस्म पूछ रहा है यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है एरिजा सेरिवा। ठीक है, एरिजा यानी ओरिजा सेटिवा भी नाम मिल सकता है। एरिजा सेरिवा प्रजाति के चावलों के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। अब देखिए इसके अलावा 3 ऑप्शन और दे रखे हैं। इसमें बासमती तो आज प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में लेटेस्ट चावल है और खूब फेमस चावल है, लेकिन महावीरी के बारे में भी जान लें। हमारा एक वेद है ऋग्वेद फॉर यजुर्वेद। यजुर्वेद में चावलों की 5 किस्मों का उल्लेख हुआ है। कितनी किस्मों का उल्लेख हुआ है यजुर्वेद में? 5। और उन 5 किस्मों में चावलों की 5 किस्म थी। उन 5 किस्मों में जो सबसे उत्तम प्रकार की किस्म का उल्लेख हुआ है वो महावीरी चावल की किस्म को बताया गया है यजुर्वेद में। अब ब्रासिका जूसी क्या है? ब्रासिका जूसी के बारे में बता दें, ये क्या है, मटर की प्रजाति है, और इस प्रजाति के मटर के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा, यानी कौन सा वेद कहा है। वेदों में उसने अपने आप को कौन सा वेद कहा भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है सामवेद। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को वेदों में सामवेद कहा। क्या कहा? सामवेद कहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक कालीन ब्रात्य स्तोम उत्सव संबंधित था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने देख लिया होगा, उत्तर सोच भी लिया होगा। इसका जो सही आंसर है अनार्यों को आर्य बनाने से वैदिक कालीन ब्रात्य स्तोम उत्सव संबंधित था। इस उत्सव में अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, लोकपाल का आदर्श से वाक्य माँ गर्धम कश्य विद धनम किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईश उपनिषद। क्या है? ईश उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद का संबंध ज्ञान से ना होकर दर्शन और आध्यात्म से, आध्यात्मिक चिंतन से था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस उपनिषद का संबंध दार्शनिक और अध्यात्म चिंतन से था। इस उपनिषद का, या इस उपनिषद का संबंध किससे है? दर्शन से या अध्यात्म से। ठीक है, पॉइंट क्लियर। छंदोग्य उपनिषद के बारे में मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है। मुंडक उपनिषद के बारे में भी जान लें। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे कि निम्न में से कौन मुनि त्रय में शामिल नहीं है। यानी मुनि त्रय का मतलब 3 मुनियों की एक जोड़ी थी, उस जोड़ी में मुनि त्रय की जोड़ी में कौन सा मुनि शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर सोच लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर है कालिदास। कौन? कालिदास मुनि त्रय की श्रृंखला में शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं की प्रमाणित विधि संहिता मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी। और ये किस काल में की थी इस मनुस्मृति की रचना? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
मनुस्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। किसमें हुई थी? शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जाने से पहले एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी, लेकिन इसके टीकाकार यानी इस पर जो टीका लिखी थी वो 4 लोगों के नाम आते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आता है मेघातिथि। किसका आता है? मेघातिथि। इसके क्या हैं? टीकाकार हैं मनुस्मृति के। सबसे पहले सर्वप्रथम टीकाकार, ठीक है, मेघातिथि हैं। इसके अलावा गोविंदराज ने और कुल्लुक भट्ट ने और भारूची ने, यानी इन तीनों ने भी क्या की थी? इस पर टीकाएं लिखी थी। इसकी ये टीका हैं पूछी जाती हैं कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन है? मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट और गोविंदराज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछने की संभावना ही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किन पुराणों को, यानी 2 पुराण हैं, उन पुराणों को उनके रचनाकारों ने क्या कहा? पुरातन इतिहास कहा। तो ऑप्शन है आपके चारों, और 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है सी। मत्स्य और वायु पुराण को क्या कहा गया है? पुरातन इतिहास कहा गया है उनके रचनाकारों के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विवाह को महाभारत में छात्र धर्म कहा गया है? क्षत्रिय धर्म कहा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है राक्षस विवाह को। किसको? राक्षस विवाह को छात्र धर्म कहा गया है महाभारत में, क्षत्रिय धर्म या छात्र धर्म। ठीक है, इसको जबरदस्ती या अपहरण विवाह भी कहते हैं। गांधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। असुर विवाह कन्या के विक्रय विवाह को कहते हैं, यानी जब कन्या का मूल्य दिया जाए तो उसको असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि किन देवताओं के सम्मिलित रूप को रोदसी कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 2 देवता हैं, उनके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? रोदसी कहा जाता है। और वो देवता कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ध्वंस और पृथ्वी को। किसको? ध्वंस और पृथ्वी के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है? रोदसी कहा गया है। और एक बात भी याद रखना कि वैदिक कालीन आर्य ने सर्वप्रथम जिन देवताओं की पूजा की थी वो ध्वंस और पृथ्वी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? यानी किन देवताओं को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करने वाला बताया गया है ऋग्वेद में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर सोच लिया होगा आपने। इसका सही उत्तर है मित्र और वरुण को। किसको? मित्र और वरुण को इसका सही आंसर है। एक बात याद रखना कि जो वरुण है इसको नैतिक नियम का क्या कहा गया है? ऋत का देवता भी कहा गया है, नैतिक नियम का देवता भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर कहा जाता था। आर्य संस्कृति का पहिया, धुर किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है अंग और मगध को क्या कहा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थे हमारे आज की सीरीज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या करके इसके आंसर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसका उत्तर आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि इतिहास शब्द का प्रथम उपयोग किस ग्रंथ में हुआ है? 4 ग्रंथ आपके सामने हैं और इन 4 ग्रंथों में से किस ग्रंथ में इतिहास शब्द का सबसे पहले क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर भी कर देना और अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना।